हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि जून 2024 की है। इसमें अभी तक देखा जाए तो इसके 4 मेजर टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, उसके बाद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और उसके बाद आता है आपका इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, और चौथा आता है आपका सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी। तो इससे रिलेटेड टॉपिकों को आपका कंप्लीट किया गया है। आज जो हमारा टॉपिक है वह आता है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। जिसमें आता है लघु द्वीपीय विकासशील देश और जलवायु परिवर्तन, भारतीय हिमालयी क्षेत्र, ग्रेट निकोबार द्वीप, भूमिगत कोयला गैसीकरण, अपतटीय पवन ऊर्जा। संक्षिप्त सुर्खियों में आता है जैसे नई रामसर साइट का होना, वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ, 67वीं बैठक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक, यूएनसीसीडी के 30 वर्ष पूरे हुए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अंटार्कटिक ट्रीटी, सामूहिक बुद्धिमत्ता पहल, यूनेस्को में महासागर की स्थिति रिपोर्ट जो 2024 में जारी की गई उसके बारे में, कार्बन प्राइसिंग के बारे में, वाटर क्रेडिट, नासा का प्री फायर मिशन, सतत विकास रिपोर्ट, यूनेस्को की ग्रीन एंड एजुकेशन पार्टनरशिप, यूरोपीय संघ की प्रगति पुनर्स्थापन योजना, वैश्विक मृदा भागीदारी, और भारत के मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए, सूक्ष्म शैवाल, आइबेरियन लिक्स या बनबिलाव, पेंच टाइगर रिजर्व, और भुवन पंचायत, और एनडीईएम 5.0, और हीट डोम के बारे में। तो ये आपके पर्यावरण के संदर्भ में ये जितने भी टॉपिक है, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक आता है आज का, लघु द्वीपीय विकासशील देश और जलवायु परिवर्तन के बारे में। तो इसमें आपका दो हेडिंग उभर कर आती है कि पहला तो ये कि लघु द्वीपीय विकासशील देश कौन है, और जलवायु परिवर्तन के बारे में। तो इनके संदर्भ में इनकी डेफिनेशन को भी जानेंगे, और प्रेजेंट में इनसे रिलेटेड क्या जो मुद्दा उठा हुआ है उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाल ही में क्या सुर्खियों में रहा है, इसके संदर्भ में क्या रहा है, इनकी अवस्थिति किस तरह कहाँ पर ये स्थित है, जो द्वीपीय लघु द्वीपीय विकासशील देश है। तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सुर्खियों में क्यों है, तो इनके संदर्भ में बात की जाए तो पनामा जो है वह जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए द्वीपीय समुदायों को उनकी जगह से खाली कराने वाला पहला देश बन गया है। तो द्वीपीय समुदाय को उनकी जगह से खाली कराने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, पनामा। तो पनामा के संदर्भ में उसकी लोकेलिटी को देखा जाए तो ये यहाँ पर आपका पनामा है। कहाँ पर है ये आपका पनामा है। यहाँ आपका निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा सिटी, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लिए एक ज्वाइंट का काम करता है। मतलब कि ये जो बीच का बीच ये आपका पनामा शहर है। अब देखा जाए तो इसके पीछे क्या रीजन रहा है कि इसके कारण ये यहाँ पर के समुदायों को उनकी जगह खाली करने के लिए किया गया है। तो इसके संदर्भ में पहला आता है कि इसमें समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण मूलवासी गुना समुदाय के लगभग 300 परिवारों को गार्डी सुगदुब द्वीप से हटाकर पनामा की मुख्य भूमि पर पुनर्वास किया जा रहा है। तो ये जो यहाँ पर मेन कारण क्या रहा है कि समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण, और यहाँ पर महासागरों में बढ़ते जल स्तर के कारण ऐसे कई लघु द्वीपीय विकासशील देश अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे हैं। तो इस कारण से ये कुछ अस्तित्व के खतरे के कारण एक सामना भी कर रहे हैं, और इनको वहां उस द्वीप से आपकी मेन जो पनामा सिटी है, पनामा की मुख्य भूमि है, वहां पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अब आता है कि इससे संबंधित सुर्खियों के बारे में जान लेते हैं कि आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन की इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइसलैंड स्टेट्स कार्यक्रम के बारे में। यह जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के संदर्भ में जाने कि यह जो है हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन है, लघु द्वीपीय विकासशील देशों में आपदा रोधी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए IRIS कार्यक्रम के तहत $8 मिलियन के वित्त पोषण की घोषणा की हुई है। यह वित्त पोषण की जो घोषणा है वो एंटीगुआ और बारबुडा में आयोजित SIDS पर संयुक्त राष्ट्र के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका किया गया। यह कार्यक्रम जो है वह संयुक्त राष्ट्र SIDS साझेदारी पुरस्कार 2024 ने जीता है, और यह पुरस्कार नए और प्रभावी साझेदारी के माध्यम से SIDS के संधारणीय विकास में IRIS कार्यक्रम के योगदान के लिए दिया गया। इस कार्यक्रम के बारे में जाना जाए तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें सदस्य के संदर्भ में आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, भारत, यूनाइटेड किंगडम तथा SIDS देशों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। और इसमें जलवायु परिवर्तन पर COP26 के दौरान वैश्विक नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी लॉन्च किया।
अवसंरचना लचीलापन त्वरक कोष 2022 के बारे में देखा जाए तो यह 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का न्यास कोष यानी कि जिसे ट्रस्ट फंड भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य आपदा से निपटने के लिए अवसंरचनाओं को मजबूत करने हेतु वैश्विक उपायों को सहायता देना होता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के सहयोग से इसे स्थापित किया गया और इसमें यह विकासशील देशों और एसआईडीएस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। आईआरएएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइसलैंड स्टेट्स कार्यक्रम का समर्थन करता है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख आपकी संबंधित सुर्खियां रही हैं। अब आता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो एसआईटीएस की समान विशेषताओं के बारे में, जिसमें आपकी पहली विशेषता आती है दूरस्थ अवस्थिति के चलते इन देशों तक पहुंच बनाना तथा अपेक्षाकृत कठिन होता है। इनकी आबादी जो के चलते आर्थिक विकास की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। इनकी महासागरीय संसाधनों पर अधिक निर्भरता होती है, जिससे ऐसे देशों में अर्थव्यवस्था के लिए महासागर समुद्र संसाधन पर काफी महत्व होता है। ये अधिकांश एसआईडीएस के मध्यम आय वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे रियायती वित्त हेतु पात्र नहीं हो पाते, इनके चलते वित्त की उपलब्धता भी सीमित हो जाती है। तो इस तरीके से इसकी समान विशेषताएं देखने को मिलती है। लघु द्वीपीय विकासशील देशों के बारे में बात की जाए तो ये लघु द्वीपीय विकासशील देश वो द्वीप समूह होते हैं या उन लघु द्वीपों का एक समूह होता है जो संधारणीय विकास संबंधी समान चुनौतियों को झेल रहे हैं और एक ही जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे देशों को जो लघु द्वीपीय देश कहा जाता है। लघु द्वीपीय देश में शामिल सभी देश द्वीपीय देश नहीं होते हैं, जैसे कि आपका बेलीज हुआ, गुआना, सूरीनाम में भी उनकी समान विशेषताएं और चुनौतियों के कारण इनमें से शामिल किया गया। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो देश आते हैं जैसे मालदीव, सेशेल्स, मार्शल द्वीप, सोलोमन द्वीप, सूरीनाम, मॉरिशस, पापुआ न्यू गिनी, वानुअतु, गुआना, सिंगापुर आदि आते हैं। अब आता है कि एसआईडीएस में 3 भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें आपका आता है कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर इसके अंतर्गत आते हैं। 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एसआईडीएस को उनके पर्यावरण और विकास दोनों मामले में एक विशेष स्थिति के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब जानते हैं कि इसका जो लघु द्वीपीय विकासशील देश है तो ये जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेन जो हमारी हेडिंग थी वो लघु द्वीपीय देश और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में थी। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है जो जलवायु लघु द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन के लिए प्रभाव डाल मतलब जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो इसके अंतर्गत पहला जो इफेक्ट देखने को मिलता है कि इसमें ऐतिहासिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस में एसआईडीएस देशों की एकमात्र हिस्सेदारी है। किसमें हिस्सेदारी है? ग्रीन हाउस गैसों में जो गैस का उत्सर्जन होता है उस देशों की भी इनमें नाम मात्र की हिस्सेदारी होती है। इन्हें हानि और क्षति के रूप में जलवायु परिवर्तन के से गंभीर प्रभावों का सामना करना पड़ा है, जिसमें चरम मौसमी घटनाओं, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, महासागर का अम्लीकरण, उच्च तापमान, औसत से भिन्न जलवायु इत्यादि की वजह से खतरों का सामना करना पड़ रहा है। एसआईडीएस में अधिकतर देश जो है वह तटीय कटाव, जमीन के पानी में डूबने के कारण विस्थापन के लिए विवश है। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक तुवालू की राजधानी का आधा हिस्सा ज्वार के कारण समुद्री जल में डूब जाएगा। आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर महासागरीय अम्लीकरण प्रवाल वित्त जैसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है और पर्यटन, मत्स्य की जैसे आर्थिक गतिविधियों को भी बाधित करता है। 1970 से लेकर 2020 तक की चरम घटनाओं के कारण एसआईडीएस को 153 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है और एसआईडीएस देशों में औसत सकल घरेलू उत्पाद में 13.7 बिलियन डॉलर को देखते हुए यह नुकसान काफी अधिक हो गया है। मूलवासी समुदायों पर अधिक प्रभाव देखने को मिला है, जिसमें ये समुदाय अपनी सांस्कृतिक जड़ों या धरोहरों को खो सकते हैं, साथ ही पारंपरिक आजीविका और जीवन शैली के लिए प्रभावित होने की भी आशंका है। जलवायु संबंधी अन्याय जैसे कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एसआईडीएस का हिस्सा केवल 1% होता है और ये मौजूदा जलवायु संकट के लिए सबसे कम उत्तरदायी है, फिर भी इन्हें जलवायु परिवर्तन के सबसे गंभीर परिणामों का हिस्सा झेलना पड़ता है। मतलब कि जो अन्य देश है उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है, तब भी उनको वही परिणाम झेलने पड़ रहे हैं और जिसकी कम हिस्सेदारी है यानी कि जो आपके लघु द्वीपीय देश है उनकी हिस्सेदारी मात्र वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों में 1% है, तो उनको भी वही गंभीर परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। और जिसमें देखा जाए तो इनकी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ना तो कोई आर्थिक क्षमता है, ना ही तकनीकी रूप से सक्षम है और ना ही इनके प्रभावों को कम कर सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित होने के बावजूद भी इन्हें पर्याप्त फंड नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक देख लिया जाता है कि 2019 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त पोषण में इन्हें मात्र 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही प्राप्त हुए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो 1% की हिस्सेदारी आपके वित्त पोषण में भी देखने को मिली है। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ की आबादी जो है वह 1000 से अधिक द्वीपों पर बसी हुई है और इनकी कुल जनसंख्या जो है वह विश्व में 1% से भी कम है। अब स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को भी देख लेते हैं, जैसे कि हीट वेव और वेक्टर जनित बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के कारण एसआईडीएस में स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पेयजल तक पहुंच देखी गई है कि इसमें जलवायु परिवर्तन और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से स्वच्छ जल भृतों में लवणीय जल प्रवेश कर सकता है। इससे स्वच्छ जल संसाधनों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए बहामास जल संसाधन के लिए पूरी तरह से भूजल पर निर्भर होना। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भी देखा जाए तो इसमें हीट स्ट्रेस, मृदा में नमी, वाष्पोत्सर्जन में परिवर्तन तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बाढ़ एवं सूखे जैसे चरम मौसमी घटनाओं के परिवर्तन के कारण कृषि एवं खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें जो इनका इतना जो लघु द्वीपीय देश है, इनका वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों में या फिर जलवायु परिवर्तन जो इसके कारक है, इनके संदर्भ में कोई इतना योगदान भी नहीं है, तब भी उन्हें उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इसके अंतर्गत इसकी आगे की राय देख लेती हैं कि इसमें क्या-क्या सुझाव हैं जो इससे उभारा जा सकता है। जैसे कि आपका पहला आता है कि अनुकूल क्षमता में वृद्धि होना। अनुकूल क्षमता में वृद्धि के संदर्भ में आता है जैसे कि जोखिम न्यूनीकरण, रणनीतियों का सतत विकास योजना, आपदा रोकथाम और प्रबंधन, एकीकृत तटीय प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल योजना, जैसे अन्य क्षेत्रीय नीतियों के साथ एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले जोखिम को कम करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अनुकूलन नीतियों और रणनीतियों के बेहतर फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए डेटा संग्रह और तकनीकी क्षमता में सुधार करना और इसके लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और खतरों को सही तरीके से आकलन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल विकसित करने और जलवायु परिवर्तन समन यानी कि मिटिगेशन की लागत बहुत अधिक होती है और इसके पारंपरिक, प्राकृतिक और नए तरीकों के अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता देना। एक आता है आपका ब्रिज टाउन पहल जो कि 2022 में हुआ था। इसमें ऋण संकट को सामना कर रहे देशों के तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिज टाउन पहल शुरू की गई थी। किसके लिए ब्रिज टाउन पहल शुरू की गई थी? वे देश जहां पर ऋण संकट का जो सामना कर रहे हैं, उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों में निवेश करने के लिए सतत विकास लक्ष्य राहत पैकेज का भी प्रस्ताव किया गया था। उसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में भी सुधार पर भी बल दिया था। प्रकृति आधारित समाधान के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों और प्रक्रियाओं का प्रयोग करने हेतु पारंपरिक ज्ञान और नवाचारों का उपयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ब्लू कार्बन परियोजना, निम्नीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के बहाल करना इत्यादि होता है। नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने हेतु पवन, सौर और भूतापीय ऊर्जा के स्रोतों के साथ साथ महासागरीय की तापीय और ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा देना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो एसआईडीएस लाइट हाउस पहल का लक्ष्य 2030 तक सभी एसआईडीएस देशों में 10 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करना होता है। अब आता है इसके वैश्विक उपाय के बारे में देख लेते हैं। तो वैश्विक उपाय के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है लघु द्वीपीय देशों के गठबंधन के बारे में। लघु द्वीपीय देशों का जो गठबंधन है वह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें लघु द्वीपीय देशों के पक्ष रखने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अंतर्गत एक वैश्विक सम्मेलन 1994 में एक बारबाडोस कार्य योजना आई हुई थी, जो जलवायु परिवर्तनशीलता और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण जो लघु द्वीपीय देश है वहां पर विशेष रूप से सामना किए जाने वाले खतरों के समाधान की बात करता है। अब आता है कि यूएनडीपी के पहले इसके अंतर्गत क्या-क्या है, जैसे कि आपकी पहली आती है क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव। जो ये पहले वह एसआईडीएस देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान तैयार करने में सहायता करता है। दूसरी आती है प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव। जो यह पहल है वह जलवायु वार्ता में अपना बेहतर हित सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक, कानूनी और तकनीकी क्षमता का निर्माण करके एसआईडीएस देशों को सशक्त बनाती है। लघु द्वीपीय विकासशील देशों की त्वरित कार्यवाही पद्धति पाथवे के बारे में, जिसका उद्देश्य जो होता है एसआईडीएस देशों के सक्षम आने वाली विशेष चुनौतियों का समाधान करना और उन देशों के विकास में सहयोग करना है। जलवायु न्याय या संयुक्त राष्ट्र संकल्प 2023, जिसके अंतर्गत आपका जलवायु परिवर्तन के संबंध में देशों को दायित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों से कानूनी राय प्रदान करना है। समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल जलवायु परिवर्तन समन के मामले में समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पक्षकारों के विशेष दायित्वों को पूरा करने का एक सलाहकारी सुझाव देता है।
तो इस तरीके से ये आपके प्रमुख इसमें पहले हैं। तो इसके अंतर्गत ये वैश्विक उपाय किए गए हैं लघु द्वीपीय देशों के लिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भारतीय हिमालयी क्षेत्र के बारे में। भारतीय हिमालयी क्षेत्र के संदर्भ में आता है आपका कि हाल ही में ये सुर्खियों में क्यों रहा है। तो इसमें आता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ निर्णयों को स्पष्ट किया है कि जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त रहना एक नया नया मूल अधिकार है। मतलब कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मुक्त रहना एक नया मूल अधिकार है और इस नए मूल अधिकार को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए एक संधारणीय विकास मॉडल को अपनाना आवश्यक हो गया है। तो मतलब कि जो आपका जो हिमालयी क्षेत्र है उसके लिए जो संधारणीय विकास का जो मॉडल चल रहा है उसको अपनाना एक आवश्यक हो गया है और इसके लिए एक नया मूल अधिकार के तौर पर ये कार्य करेगा, जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए ये निर्णय दिया गया है। अब आता है कि इसके संदर्भ में और संबंधित तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके संदर्भ में आपका ये आता है कि एम के रंजीत सिंह बनाम भारत संघवाद जो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मूल अधिकार माना है। अशोक कुमार राघव बनाम भारत संघवाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता से आगे की राय सुझाने के लिए कहा है ताकि शीर्ष न्यायालय संधारणीय विकास के लिए हिमालयी राज्यों और कस्बों की वहन क्षमता को निर्देश जारी कर सके। वहन क्षमता से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता होती है जहां पर जनसंख्या का वह अधिकतम आकार होता है जहां पर पारिस्थितिकी तंत्र बिना किसी निम्नीकृत या फिर डिग्रीकृत हुए वहन कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो आपका अशोक कुमार राघव बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था जिसके अंतर्गत ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अब आता है कि तेलंगाना राज्य बनाम मोहम्मद अब्दुल कासिम बाद के बारे में, जिसमें न्यायालय ने निर्णय दिया था कि पर्यावरण के मामले में पारिस्थितिकी केंद्रीकृत नजरिया अपनाया जाना समय की मांग है, जो कि विशेष रूप से ऐसे पर्यावरण के मामले में जिसमें वे केंद्र में प्रगति में है। जिसमें न्यायालय ने यह भी कहा है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र में समृद्धि और विकास की आकांक्षाओं को विज्ञान तथा स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं प्रगति के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। अब आता है कि हमारा भारतीय हिमालयी क्षेत्र के बारे में भी जान लेते हैं, जिसके अंतर्गत ये आपका एक नया मूल अधिकार भी दिया गया है। मूल अधिकार के साथ साथ उसको जलवायु परिवर्तन से मुक्त रहने के लिए प्रमुख ये आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग समय पर न्यायालय के द्वारा निर्णय भी दिए गए। तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र की एक लोकेलिटी के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन सा किस तरीके से ये है। तो इनके बारे में जाने कि हिमालय जो होता है वह युवा वलित पर्वत है। यह विवर्तिक रूप से एक सक्रिय है जिसका निर्माण जो है वह 50 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशिया प्लेट और उत्तर की ओर बढ़ते इंडियन प्लेट के बीच टक्कर के कारण हुआ है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र जो है वह भारत के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र के कितना इसका जो फैला कितने क्षेत्र में है, ये आपका जो भारत के 13 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है उतने में, और ये 2500 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर 18% भाग फैला हुआ है, जबकि देश के वनावरण क्षेत्र और जैव विविधता में इसका 50% हिस्सा ये कवर करता है। और यह विविध वनस्पति और वन्य जीवों की प्रजातियों वाला एक जैव विविधता हॉटस्पॉट भी होता है। तो इस तरीके से ये आपका एक स्थिति इसमें आपकी हिमालयी क्षेत्र की जो विशेषता है उसके संदर्भ में आता है। अब आता है इसमें आप हिमालयी क्षेत्र को देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर आता है नंगा पर्वत से आपका नमचा बर्मा तक, यहाँ तक आपका पूरा हिमालय है जो आपके इतने 13 संघ राज्य क्षेत्रों में फैला हुआ है जो कि 2500 किलोमीटर वाले क्षेत्र में है। तो इस तरीके से ये हिमालय की अवस्थिति है जो आपका यहाँ पर दिखाया गया। अब आता है इसके अंतर्गत देखा जाए तो भारतीय की ये हिमालय क्षेत्र के महत्व के बारे में जान लेते हैं। महत्व के संदर्भ में देखा जाए तो आपका पहला ये महत्व इसमें उभर कर आता है कि अपवाह और जल संसाधन के संदर्भ में। इसके संदर्भ में बात की जाए तो ये क्षेत्र जो है वह वाटर टावर ऑफ अर्थ भी यहाँ इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय के ग्लेशियर से जो अधिकांश नदियों के जल स्रोत हैं, जैसे कि आपकी गंगा हुई, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां की ये ग्लेशियर मतलब की नदियों के स्रोत है, क्योंकि यहाँ से ही इनका उद्गमन हुआ है। और यहाँ पर लगभग 1.4 अरब लोगों की आजीविका चलती है और यहाँ का जीवन यापन ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसका एक मेजर रोल होता है। दूसरा आता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के बारे में, जहां पर यह क्षेत्र जो होता है वह भोजन, औषधि, आनुवांशिक संसाधनों जैसे कि अनेक पारिस्थितिकी तंत्र वस्तुएं और कार्बन पृथक्करण एवं जल प्रबंधन जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है। तीसरा आता है आपका जलवायु निर्धारण में सहायक कि यह आर्कटिक की ठंडी और शुष्क हवाओं में भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण की ओर जाने से रोकता है
और यह मानसूनी पवनों के लिए भी एक अवरोधक का कार्य करता है, जिससे भी उत्तर की ओर नहीं पहुंच पाती और हिमालय की दक्षिण में भी वर्षा कराती है। पर्यटन के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ की ऊंचाई पर अवस्थित झीलें, पर्वत चोटियां, पवित्र प्राकृतिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। साथ ही यह पारिस्थितिकी पर्यटन, साहसिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि की अपार संभावनाएं मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हिमालय की ये महत्व है, जैसे कि आपका अपवाय और जल संसाधन में, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में भी देखने को मिलता है, जलवायु निर्धारण में भी ये सहायक है, पर्यटन के संदर्भ में ये इंपोर्टेंस रखता है। अब आता है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी विकास बात कर लेते हैं। पहली तो आती है कि असाधारणीय विकास का होना, कि कृषि क्षेत्रों के विस्तार के लिए वनों की कटाई, बृहद जल विद्युत परियोजनाओं जैसे कि टेहरी बांध के निर्माण के कारण जल के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा, खनन और पर्वतों में विस्फोट जैसे कि चार धाम परियोजना के लिए इत्यादि के लिए आपदाओं में वृद्धि। उदाहरण के लिए जैसे 2023 में उत्तराखंड में जोशीमठ का धंसाव होना, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन, सिक्किम में हिमालय झील के टूटने से आई बाढ़ का होना, यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की घटनाएं देखने को मिलती हैं। उत्तरकाशी में जो आपका सिलकियारा बड़कोट सुरंग हादसा जो हुआ था, तो इसके संदर्भ में तो इस तरीके की ये स्थिति आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कृषि क्षेत्र में विस्तार, वनों की कटाई और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के कारण जो एक प्राकृतिक प्रभाव में बाधा आती है, तो इसके कारण ये आपदाओं में वृद्धि को संबोधित करती है। और ये आपदाएं आपकी देखी भी गई हैं, जिस तरीके से ये आपके एग्जाम्पल के तौर पर है, जो अभी हाल ही में आपकी आई हुई है। अब आता है कि पर्यटकों की बढ़ती समस्या, कि भारतीय हिमालय क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 100 मिलियन पर्यटक आते हैं, जो कि 2025 तक यह बढ़कर 240 मिलियन होने की संभावना है। और इससे संसाधनों पर भी अत्यधिक दबाव बढ़ेगा। नीति आयोग के अनुसार देखा जाए तो इसमें उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम जैसे कई राज्यों में पर्यटक क्षेत्र जो है वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक योगदान देते हैं। तो इस तरीके की स्थिति आती है। अब आता है कि जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव। तो जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव की स्थिति को देखा जाए तो इसरो के उपग्रहों से प्राप्त चित्रों से ज्ञात हुआ है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर अत्यधिक तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे हिमानी झीलों का आकार बढ़ता जा रहा है। हिमानी झीलों के टूटने से बाढ़ का खतरा भी हुआ है, जो कई गुना बढ़ जाता है। जल संकट के संदर्भ में बात की जाए तो एक अनुमान के अनुसार हिमालय में 4 मिलियन झरनों, जिसमें कि जिसे स्प्रिंग भी कहा जाता है, कम से कम 33% झरनों की जल की कमी के कारण ये सूख रहे हो, 50% में अधिक जल प्रवाह की कमी आई है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो शिमला और भारत के अन्य पर्वतीय शहरों में जल संकट की वजह से झरनों का सूखना। फिर आता है कि पर्यावरण मंजूरी प्रणाली में कमियां होना, कि सरकार के सभी स्तरों में भारतीय हिमालय क्षेत्र की विशेष संरक्षण आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी है, जिसके बावजूद इन क्षेत्रों में खतरों और नाजुक स्थिति में एक अलग से स्थिति पैदा होती है। तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि आईएचआर के संरक्षण के लिए जो उठाए गए कदमों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली तो आती है आपकी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। इस मिशन के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रति हिमालयी क्षेत्र की सुभेद्यता को वैज्ञानिक रूप से आकलन करना। दूसरा आता है भारतीय हिमालयी जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य जो होता है जलवायु विज्ञान, अनुकूलन योजना आदि से भारतीय संसाधनों की क्षमताओं को मजबूत करना। फिर आता है आपका तीसरा सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, जिसके उद्देश्य अल्पाइन चरागाहों, वनों के संधारणीय प्रबंधन को बढ़ावा देना, एंडेंजर्ड वन्य जीवों जैसे कि हिम तेंदुओं को संरक्षण करना, स्थानीय समुदायों के संधारणीय आजीविका सुनिश्चित करना होता है। और फोर्थ आता है आपका हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद, जिसका गठन जो है वह नीति आयोग ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र के संधारणीय विकास को सुनिश्चित करने हेतु किया गया। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये आपके चार मुख्य जो उठाए गए कदम है, तो इनके संदर्भ में आता है। अब आगे की राय में देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि एकीकृत विकास काउंट। एकीकृत विकास के संदर्भ में आता है कि यह हिमालय प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए और हिमालयी राज्यों के एकीकृत और संपूर्ण विकास में समन्वय एवं तालमेल स्थापित करेगा और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति निगरानी भी करेगा। दूसरा आता है संधारणीय पर्यटन, जिसके माध्यम से वह स्मार्ट पर्वतीय पर्यटन स्थल में बिजनेस प्लान बनाने की आवश्यकता है, जैसे कि इको सर्टिफिकेशन के आधार पर ग्रीन मफलर लगाया जाना और ग्रीन उपकर मतलब कि ग्रीन सेस लगाया जाना, जो कि पर्यावरण सेवाओं का जब लाभ उठाने के लिए बदले में किया जाना एक भुगतान होता है, जिसे ग्रीन उपकर कहा जाता है। जल सुरक्षा में सुधार होगा, जैसे कि उन झरनों में कायाकल्प के लिए सर्वोत्तम उपाय करने की जरूरत है जहां पर जल की मात्रा और गुणवत्ता में गिरावट आई है, जैसे कि सिक्किम में धारा विकास का ऐसा ही उपाय है। क्षमता निर्माण के बारे में, जिसमें संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन में उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मिश्रित करके अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
पर्यावरणीय मंजूरी प्रणाली में सुधार किया गया है, जो कि भारतीय हिमालय क्षेत्र से अलग पर्यावरण प्रभाव आकलन की व्यवस्था को आवश्यकता है, तो इस तरीके से आता है। अब इसके अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो अगस्त 2023 की जो मैगजीन है जिसमें आप पर्यावरण का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, तो वहां पर आपका भारतीय हिमालय क्षेत्र में और भी विस्तृत में देखने को मिलेगा, जिसमें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अगस्त 2023 की मैगजीन को देखेंगे तो वहां पर आपको एक सीरियल वाइज मैगजीन दी गई है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। अब आता है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के बारे में कि ग्रेट निकोबार द्वीप के बारे में क्या हाल ही में संदर्भ मतलब कि कौन सी रिपोर्ट आई हुई है, तो इसके संदर्भ में जानते हैं कि हाल ही में नीति आयोग ने ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकोबार के सामाजिक प्रभाव आकलन के अध्ययन पर एक मसौदा तैयार किया हुआ है। इसके संदर्भ में बात की जाए तो यह परियोजना जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का एक समग्र विकास परियोजना का हिस्सा है, जिसमें कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत देखा जाए तो आर्थिक, रोजगार और व्यापार के अवसरों में वृद्धि होगी और क्षेत्र का विकास होने पर जमीन के मूल्य में वृद्धि होगी। परियोजना के नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कृषि के लिए उत्पादक भूमि तथा आवास इकाइयों के लिए भूमि कम पड़ जाएगी और बाहरी लोगों का अधिक आगमन होगा तथा यहाँ के आदिवासियों का निष्ठा का उल्लंघन होगा। तो इस तरीके से इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप के बारे में देखा जाए तो ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वह यह द्वीप 910 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़े द्वीपों में से एक है, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित 836 द्वीपों का एक समूह है और इसकी अवस्थिति को देखा जाए तो यह द्वीप समूह सबसे दक्षिणी पॉइंट, जो आपका दक्षिणी पॉइंट कहाँ स्थित है, आपका आता है दक्षिणी पॉइंट स्थित है और यह जो है यहाँ आपका ये ग्रेट निकोबार में आपका दक्षिणी पॉइंट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में ये यहाँ पर आता है, इस तरीके से इसकी स्थिति को देख सकते हैं। ये आपका आता है, फिर यहाँ आता है और ये आपका जो है 520 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर आता है आपका इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट से देखा जाए तो ग्रेट निकोबार के दक्षिणी छोर पर अवस्थित है और यह देश का सबसे दक्षिणी पॉइंट है और इसमें इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेनियम पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर ये आपका इंदिरा पॉइंट भी है और इसका मुख्यालय जो है वह आपका कैंपबेल बे में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका कैंपबेल बे में है और यहाँ जो इसकी पारिस्थितिकी अवस्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो कि 642 मीटर की ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है, जिसमें माउंट थुलियर और तटीय मैदान प्राप्त होते हैं। जीव जंतु के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर केकड़ा खाने वाला मकाक, निकोबार ट्री श्रू, डुगोंग, निकोबार मेगापॉड, सरपेंट ईगल, साल्ट वाटर मगरमच्छ, समुद्री कछुए इत्यादि मिलते हैं। वनस्पतियों के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ साइथिया, एल्बोसेटेरेसी या ट्री फंड, फेलिनोपिप्स या स्पेसियोसा जिसे आर्किड कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, लाइकेन जैसी वनस्पतियां प्रजातियां पाई जाती है। पारिस्थितिकी भू क्षेत्र के अंतर्गत बात की जाए तो यह ग्रेट निकोबार जो है वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व, कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गेलाथिया नेशनल पार्क स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप में 2023 में यूनेस्को वुमेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें महत्वपूर्ण जनजातियां जैसे कि आपका सोमपेन और निकोबारी जनजातियां प्राप्त होती हैं और ये दोनों ही मंगोलाइड निर्जाति से संबंधित है। आदिवासियों और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या जो है वह 8000 से अधिक है और ये द्वीप जो है वह दक्षिण पूर्वी तट पर निवास करते हैं और कृषि, बागवानी एवं मत्स्य की गतिविधियों में संलग्न होते हैं। तो इस तरीके से आता है। अब आता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप का समग्र विकास परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं कि यह परियोजना जो है वह भारत सरकार और नीति आयोग के मार्गदर्शन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा प्रस्तावित है और इस परियोजना को 2022 में सिद्धांतिक रूप से मंजूरी एवं पर्यावरणीय मंजूरी दी गई, जिसका कार्यान्वयन एजेंसी जो होती है इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक एकीकृत विकास निगम है और यह निगम जो है 1956 के तहत पंजीकृत है और एकीकृत विकास के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं आती हैं, जैसे कि आपकी पहली इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जिसकी अवस्थिति जो है वह गैलाथिया के खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्ग पर सिंगापुर, केलंग और कोलंबो जैसे ट्रांसशिपमेंट टर्मिनलों के समीप स्थित है। यह जल की प्राकृतिक गहराई यहाँ पर 20 मीटर होती है। ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के संदर्भ में देखा जाए तो इनकी अवस्थिति जो है वह निकोबार जिले के कैंपबेल बे तालुका के शास्त्री नगर और गांधीनगर गांव में स्थित है और इसकी सर्वाधिक व्यस्त समय यहाँ पर 4000 पैसेंजर की क्षमता है। टाउनशिप और क्षेत्र के विकास में देखा जाए तो यहाँ पर निर्धारित मास्टर प्लान में अलग अलग उद्देश्यों में भूमि के उपयोग का प्रस्ताव किया गया है।
जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग, संस्थागत, इको टूरिज्म, कोस्टल टूरिज्म, लॉजिस्टिक इत्यादि शामिल होते हैं। विद्युत संयंत्र के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर अभी ग्रेट निकोबार द्वीप की अधिकांश विद्युत आपूर्ति डीजल जनरेटर से होती है और यहाँ पर विद्युत संयंत्र का निर्माण भी जरूरी होता है, जिसका लक्ष्य बिना किसी बाधा के अच्छी गुणवत्ता वाली निरंतर विद्युत आपूर्ति करना होता है। परियोजना की आवश्यकता एवं इसके महत्व को दिया जाए तो देखा जाए तो इसमें इंदिरा पॉइंट प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से लगभग 25 से 40 किलोमीटर दूर स्थित है और इस मार्ग से होकर 20 से 25% वैश्विक समुद्री व्यापार होता है और 35% वैश्विक तेल आपूर्ति की जाती है, जिसकी रणनीतिक अवस्थिति में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल तैयार करके विश्व में भारत की व्यापारिक स्थिति को अधिक मजबूत करके अपार अवसर प्रदान करना। और वर्तमान में भारत का लगभग 75% ट्रांसशिप्ड कार्गो भारत के बाहर के बंदरगाहों पर हैंडल किया जाता है और इन कार्गो का 85% से अधिक कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग हैंडल करते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसमें देखा जाए तो परियोजना से जुड़ी चिंताओं के बारे में बात कर ले। परियोजनाओं से जुड़ी चिंताओं में सबसे पहले तो आती है आपकी पर्यावरण संबंधी चिंता। पर्यावरण संबंधी चिंता में आता है कि निर्माण क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी परत की हानि होगी, विद्युत संयंत्र स्थल पर सीवेज अवशिष्ट उत्पादन से आसपास के जल स्रोत प्रदूषित होंगे, बंदरगाह निर्माण में पूर्वी किनारे पर स्थित मैंग्रोव वन को नुकसान पहुंच सकता है और समुद्री तट पर कृत्रिम प्रकाश की वजह से समुद्री कछुए के नेस्टिंग और हेजलिंग्स प्रभावित होते हैं। जीव जंतुओं को खतरा होता है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण गलत खाड़ी में किया जाने की संभावना है। यह लेदरबैक टर्टल के लिए विश्व के सबसे बड़े नेस्टिंग स्थलों में से एक है। लेदरबैक टर्टल और निकोबार मेगापोड दोनों एक निर्माण में गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है और ये दोनों जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। सामाजिक चिंताओं के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें 2022 में ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार की जनजातीय परिषद ने परियोजना के लिए दिया गया एक अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया और इस कारण यहाँ की प्रशासन की पारदर्शिता में कमी और आदिवासी समुदायों में जल्दबाजी से सहमति लेनी होती है। स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं के संदर्भ में देखा जाए तो सोम्पेन जनजाति के लोग बाहरी लोगों में बहुत कम संपर्क रखते हैं और इसलिए बाहरी लोगों के अधिक आने से इनमें संक्रामक रोगों में खतरा भी बढ़ जाता है। प्राकृतिक आपदा खतरा के कारण देखा जाए तो यहाँ पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक तरीके से प्राकृतिक खतरे यानी कि उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र की स्थिति होती है और ऐसे में विकास में विनाशकारी प्रभावकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। आगे की राय में देखा जाए तो प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन की रिपोर्ट सुझाई गई है, जिसके अंतर्गत कुछ उपाय हैं। पहला तो आता है कि यह योजना स्थानीय भू क्षेत्रों के निर्धारण अवधारणाओं के अनुसार लागू की जाएगी ताकि इस भू क्षेत्रों में होने वाले बड़े बदलावों को पहचाना जा सके। नवंबर से फरवरी के बीच लेदरबैक टर्टल का प्रजनन काल होता है। इस दौरान अपतटीय क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और इसमें कृत्रिम प्रकाश से जुड़ी समस्या में दूर करने के लिए सोडियम बेटर लाइट का उपयोग किया जाना चाहिए, जो समुद्री कछुए और इससे कम प्रभावित हो। ग्रेट निकोबार द्वीप के विकास में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू किए जाने की आवश्यकता है। किसी भी वर्कर में कभी भी सोम्पेन क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं होती है। विस्थापित लोगों के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है भूमिगत कोयला गैसीकरण के बारे में। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने झारखंड के जामताड़ा जिले में एक महत्वपूर्ण भूमिगत कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना को शुरू किया हुआ है। इससे संबंधित देखा जाए तो 2015 में कोयला मंत्रालय ने भारत में कोयला और लिग्नाइट युक्त क्षेत्रों में भूमिगत कोयला गैसीकरण के विकास में एक व्यापक नीतिगत पहल को मंजूरी दी है। इस पहल या इस नीति के अनुसार कोल इंडिया ने भूमिगत कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक का चयन किया है और इस स्थान पर चयन में भारत की भू वैज्ञानिक और खनन स्थितियों के विशेष रूप से ध्यान दी रखा गया। अब आता है कि भूमिगत कोयला गैसीकरण के बारे में बात की जाए तो यह जो गैसीकरण है वह वास्तव में ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया होती है, जिसके तहत तो कोयले को उसके कोयला संयंत्र स्तर में गैसीकृत किया जाता है और रासायनिक रूप से संश्लेषित गैस यानी कि सिंथेसिस गैस या सिन गैस में बदला जाता है। भूमिगत कोयला गैसीकरण से प्राप्त गैस जैसे कि सतही कोयला गैसीकरण की गैस के समान होती है, जिसमें सामान्यतः मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मिश्रण होता है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के तहत कोयला संयंत्र की मूल जगह पर इन सीटू दहन करके उपयोगी गैस का उत्पादन किया जाता है और कोयला संयंत्र में भाप और वायु ऑक्सीजन को प्रवेश कराकर उसे प्रज्वलित करने पर एक गैसीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें इस प्रक्रिया में 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया में प्राप्त उत्पाद जैसे कोयले के प्रकार, तापमान, दाब और दहन के लिए प्रयुक्त वायु एवं ऑक्सीजन के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी भूमिगत कोयला गैसीकरण की एक प्रक्रिया, ये जो संयंत्र है
तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। अब आता है कि भूमिगत कोयला गैसीकरण के उत्पाद जैसे कि आपका विद्युत होना, फिर आता है रासायनिक फीड स्टॉक का होना, हाइड्रोजन का उत्पादन होना, तो इसके ये प्रमुख उत्पाद होते हैं। अब आता है कि भूमिगत कोयला गैसीकरण के लाभ के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि खनन ना किए जाने सकने वाले कोयले का उपयोग, कि जहां पर आपका खनन नहीं किया जा सक रहा है उसमें भूमिगत कोयला गैसीकरण के खदानों में गहराई में स्थित उन ट्रिलियन टन कोयले का उपयोग किया जा सकता है जिन्हें निकालना संभव नहीं है। पूंजीगत व्यय में कमी आएगी, ऊर्जा घनत्व देखने को मिलेगा, और अन्य लाभ में देखा जाए तो जिसमें आयात पर निर्भरता कम होना, कोयला खनन और हैंडलिंग से जुड़े पारस्परिक पर्यावरणीय प्रभाव नहीं होंगे, और भूमिगत कोयला गैसीकरण में उच्च राख की मात्रा वाले कोयला से तापमान प्राप्त करने की विशेष क्षमता होगी। तो इस तरीके से आता है। अब आता है कोयला गैसीकरण के हेतु सरकारी पहलों के बारे में, कि राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन जो है जिसका लक्ष्य जो है वह 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और द्रवीणीकरण प्राप्त करना है। और कोयला लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देखा जाए तो यह सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम, निजी क्षेत्रों द्वारा कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता देना है, जिसके तहत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए 8500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। संयुक्त उद्यम पर समझौता, जो कि सरकारी सतही कोयला गैसीकरण के माध्यम से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम समझौता उपयोग करके इस परियोजना को बढ़ावा दे रही है। तो इस तरीके से आता है। अब आता है भूमिगत कोयला गैसीकरण से जुड़ी चिंताओं के बारे में, जिसमें आता है जैसे कि धसाव का खतरा होना, भूजल का संदूषण होना, प्रमाणित प्रौद्योगिकी का अभाव होना, अस्थायी स्थिति की प्रक्रिया देखने को मिलती है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो भूमिगत कोयला गैसीकरण से कोयले को मूल्यवान उत्पादों में बदलने की अपार संभावनाएं हैं, और सरकार की योजनाओं और प्रोत्साहन का उद्देश्य कोयला गैसीकरण में भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना है और कोयला क्षेत्र के नवाचार और संधारणीय विकास को बढ़ावा देना होता है। अब आता है नेक्स्ट अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में या ऑफशोर विंड के बारे में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को मंजूरी दी है। यह जो योजना है वह एक नोडल मंत्रालय में केंद्रीय नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य जो है 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना और इनमें ऊर्जा उत्पादन शुरू करना है। गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, और इसके अंतर्गत अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लॉजिस्टिक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2 बंदरगाहों में सुधार किया जाएगा। इसके महत्व को देखा जाए तो यह योजना राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 के लक्ष्यों की प्राप्त करने में सहायता करेगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा अपतटीय पवन ऊर्जा में बिजली उत्पादन की लागत में कमी आएगी, जिससे डिस्कॉम किफायती दर पर बिजली खरीद सकेंगे, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है। यह एक तरीके से उन अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की सहायता देना होता है जो आर्थिक रूप से उपयोगी है, किंतु वित्तीय रूप से ये कम लाभकारी होते हैं। आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने 2005 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में वायबिलिटी गैप फंडिंग की सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए एक मंजूरी दी हुई है। इस योजना में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया गया है, और इस योजना के तहत सहायता केवल उन संरचना संबंधी परियोजनाओं को दी जाती है जिसमें निजी क्षेत्र की परियोजना स्पॉन्सर्स का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अब आता है कि अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में। तो अपतटीय पवन ऊर्जा के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें महासागरों और बड़ी झीलों जैसे कि जल स्रोतों में पवन टरबाइनों का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और अब तक 18 अलग अलग देशों में 57 गीगावाट से अधिक की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें से अग्रणी देश यूनाइटेड किंगडम, चीन, जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड आते हैं। भारत को पवन ऊर्जा प्रोफाइल के संदर्भ में देखा जाए तो यह दुनिया में पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, और भारत ने पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 46.65 गीगावाट रही है। अब आता है इसके संदर्भ में देखा जाए अपतटीय और स्थलीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की एक तुलनात्मक तौर पर देखते हैं। तो अपतटीय या ऑफशोर पवन ऊर्जाएं और स्थलीय या ऑनशोर पवन ऊर्जाएं के बारे में। अपतटीय पवन ऊर्जा से तात्पर्य उथले जल निकायों जैसे कि आमतौर पर महासागर से निर्मित विंड फार्मों से होता है। यहाँ पर जो लाभ देखा जाए तो यहाँ अधिक ऊर्जा का उत्पादन बड़े टरबाइनों के कारण ऑफशोर टरबाइन और ऑनशोर टरबाइनों की तुलना में 1 मेगावाट अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इनकी दक्षता जो है वह स्थल पर चलने वाली पवनों की तुलना में समुद्र के ऊपर चलने वाली पवनें अधिक प्रबल व एक ही दिशा में बहती हैं। कम बाधाएं और चिंता देखने को मिलती है, भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लाभ है। अब इसमें स्थलीय ऑनशोर या पवन ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर पवन ऊर्जा का तापमान जो तात्पर्य है वह जमीन पर निर्मित स्थापित पवन टरबाइनों से होता है।
यहाँ पर लाभ जो है वह अधिक किफायती है। अवसंरचना एवं रखरखाव की लागत कम होने के कारण ऑफशोर पवन ऊर्जा की तुलना में किफायती होता है। इससे कम समय और कम खर्चे स्थापित होते हैं। भूमि उपयोग के लिए स्थलीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। विद्युत आपूर्ति में कम नुकसान होता है, जिसमें पवन टरबाइन वाली जगह और विद्युत उपभोक्ता के बीच की दूरी कम होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप यानी कि वोल्टेज में गिरावट देखने को मिलती है और इसके लिए प्रमाणित प्रौद्योगिकी उपबंध साथ ही टूटने फूटने का खतरा भी कम होता है। अब इसमें दोनों के लाभ तो देख लिए, अब इसके दोष के बारे में देखते हैं। दोष के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आता है कि यह अधिक भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन होता है। विद्युत आपूर्ति और वितरण की प्रक्रिया धीमी तथा अधिक समय तक होने वाली है, साथ ही इसके लिए अधिक अवसंरचना की आवश्यकता है। समुद्री जल की आर्द्रता या नमी के कारण टरबाइनों में संक्षारक प्रभाव या जंग लगने का खतरा बना रहता है और इससे लहरों की वजह से इनके टूटने का खतरा भी बना रहता है। इस तरह से इनकी रखरखाव की लागत अधिक होती है। और इसके दोष में देखा जाए तो यह ध्वनि प्रदूषण से स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। वायु की गति और दिशा निश्चित नहीं होने के कारण दक्षता कम हो जाती है और भूमि की उपलब्धता भू क्षेत्र संबंधी समस्याएं ऑन शोर विंड फार्मों में स्थापना को बाधित करती है। अब आता है कि इसके आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है कि पवन ऊर्जा आकलन, जैसे कि पवन ऊर्जा संसाधन आकलन में पवन ऊर्जा अस्थायी प्रकृति और स्थान विशिष्ट ऊर्जा संसाधन होती है, जिसमें पवन ऊर्जा फार्म के लिए जगह का चयन करते समय पवन ऊर्जा संसाधन का सही से आकलन करना होता है। विशेषज्ञों की राय में माना जाए तो इसमें पायलट परियोजना का अनुभव के साथ साथ समुद्री स्थानिक नियोजन, जो मैरीटाइम स्पेशियल प्लानिंग परियोजना की उपयुक्तता सुनिश्चित करने में मदद करता है। फीड इन टैरिफ के अंतर्गत इसमें मूल आधारित नीति होती है, जो कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा देती है और इसमें सरकार नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत हेतु आपका निश्चित अवधि के लिए गारंटीकृत क्रय मूल्य प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा की गई पहलों में आती है, पहली आती है राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 के बारे में, कि यह नीति जो है वह बेसलाइन में 200 नॉटिकल मील की समुद्री दूरी तक अर्थात देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक अपतटीय पवन ऊर्जा विकास का प्रावधान करती है। अपतटीय पवन ऊर्जा जो क्षमता वृद्धि के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक 30 गीगावाट निर्धारित किया गया है, तो इसके अंतर्गत आता है। अन्य संबंधित नवीनीकरणीय ऊर्जा तंत्र के बारे में बात कर ले तो इसमें पहला तो आता है कि पवन सौर हाइब्रिड नीति। इस नीति का जो उद्देश्य है ट्रांसमिशन अवसंरचना एवं भूमि में दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए बड़ी ग्रिड से जुड़ी पवन सौर पीवी हाइब्रिड प्रणालियों को बढ़ावा देना है। और यह नीति जो है वह हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से ग्रिड में निरंतर विद्युत की आपूर्ति करके नवीनीकरण स्रोतों से विद्युत आपूर्ति की अनिश्चितता से जुड़ी समस्या का समाधान करती है। महासागरीय ऊर्जा के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 54 गीगावाट की महासागरीय ऊर्जा की क्षमता होती है। ज्वारीय ऊर्जा में यह समुद्री ज्वार की गति से उत्पादित ऊर्जा है और इसमें अनुमानित क्षमता 12.5 गीगावाट होती है। तो इस तरीके से ये प्रमुख पहले रहती है। अब आते हैं संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। संक्षिप्त सुर्खियों में पहली आती है नई रामसर साइट के बारे में। नई रामसर साइट में जो आपका बिहार के जमुई जिले में अवस्थित नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों में रामसर सूची में शामिल कर लिया गया। तो अभी देखा जाए तो इसमें 82 रामसर आर्द्रभूमियां हो गई हैं। तो रामसर सूची के बारे में सबसे पहले इनके मानदंडों के बारे में देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से मानदंड होते हैं जिनके अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। रामसर सूची में शामिल होने के लिए आर्द्रभूमियों को रामसर कन्वेंशन के एक निर्धारित 9 मानदंडों में से कम एक मानदंड को पूरा करना होता है। इन मानदंडों में आता है जैसे वल्नरेबल, इंडेंजर्ड या क्रिटिकल इंडेंजर्ड या थ्रेटेड पारिस्थितिकी समुदायों का समर्थन करना भी इसमें शामिल होता है। इस कन्वेंशन के साथ अनुबंध करने वाले पक्षकारों से आशा की जाती है कि वे रामसर साइट्स को इस तरह से प्रबंधन करेंगे कि वे अपने पारिस्थितिकी गुण बनाए रखें। और मॉन्ट्रिक्स रिपोर्ट रिकॉर्ड में ऐसे रामसर साइट शामिल होते हैं जो तकनीकी विकास, प्रदूषण या मानव जनित अन्य गतिविधियों के कारण इनके पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या होने की संभावना है। इसमें भारत की लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। अब आता है कि ये जो दोनों पक्षी अभ्यारण्य है ये मानव निर्मित जलाशय है। यहाँ पर ये पहाड़ियों से घिरे हैं, यहाँ पर सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं और यहाँ पर नागी अभ्यारण्य गंगा के मैदान में स्थित है और यहाँ का भूदृश्य दक्कन के पठार के समान है। यहाँ इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल में महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता भी दी गई है। पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शरण स्थली के बारे में बात की जाए तो इसमें आपके प्रवासी पक्षी और स्थानीय पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी में आपका आता है बार हेडेड गूज, ग्रेलेज गूज, नॉर्दर्न पिनटेल, रेड क्रिस्टेड पोचार्ड, स्टेपी ईगल आदि आते हैं। और स्थानीय पक्षी में आता है आपका इंडियन रोबिन, एसी क्राउन, स्पैरो लॉर्क, एशियन कोयल, एशियन पाइड स्टार्टिंग बैंक मैना आदि इसके अंतर्गत आते हैं।
और भी इसके अंतर्गत देखा जाए तो जैसे रामसर कन्वेंशन के बारे में कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है। यह कन्वेंशन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों का संरक्षण और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है। इसे 1971 में रामसर शहर में अपनाया गया था, जिसे 1975 में लागू किया गया। 1982 में भारत इसका पक्षकार बना, जिसमें सर्वाधिक जो रामसर स्थल है तमिलनाडु में, दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। और अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि में की सूची या रामसर सूची ऐसी आर्द्रभूमियां शामिल होती हैं जहां समग्र रूप से मानवता के लिए महत्वपूर्ण वो मूल्य रखते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी प्रेजेंट में रामसर स्थलों की संख्या 82 है और ये रामसर स्थलों के बारे में। अब आता है कि बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ, इसके बारे में कि सम्मेलन में अनुकूलन संकेतकों और पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत बेहतर कार्यशील अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार की दिशा में प्रगति हुई। पेरिस जलवायु समझौते का अनुच्छेद 6 दो मुख्य बाजारों तंत्रों के जरिए देशों के उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, और ये जो तंत्र है वह देशों के अंतर्गत द्विपक्षीय समझौते के लिए और एक वैश्विक नेटवर्क ऑफसेट बाजार प्रदान करता है। तो ये दो प्रमुख तंत्र इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य के बारे में, जो कि COP21 में 2025 के बाद जलवायु वित्त लक्ष्य को निर्धारित किया गया, जिसमें 2009 में UNFCCC के पक्षकारों में 2020 तक सालाना $100 बिलियन जुटाने का निर्णय लिया है, जिसके साथ ही 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया। नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य के तहत $100 बिलियन के वार्षिक लक्ष्य को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। साथ ही मौजूदा जलवायु वित्त पोषण के तंत्र में मुख्य कमियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है मिटिगेशन वर्क फ्रेमवर्क प्रोग्राम के बारे में। यह मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम क्या है? इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसे COP26 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य जो है वह पेरिस समझौते के तहत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उत्सर्जन में कमी के प्रयासों को तत्काल बढ़ाना और उनकी कार्यवाही करना है। और इसमें 2024 में सिटीज बिल्डिंग एंड अर्बन सिस्टम कार्यक्रम पर इसका ध्यान केंद्रित करना है। अब आता है 67वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की वैश्विक रिपोर्ट के बारे में। यह जो रिपोर्ट है इसके अंतर्गत देखा जाए तो इस रिपोर्ट में 67वीं वैश्विक जो पर्यावरण सुविधा परिषद है वहां पर $736.4 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी है, जिसमें आता है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में जान लेते हैं। जो इस जैसे कि इस परिषद ने जो वित्त पोषण को मंजूरी दी है, तो सबसे पहले इसको जानने की भी आवश्यकता है कि ये कौन सा वित्त पोषण है जिसके अंतर्गत इतने वित्त डॉलर की मतलब कि $736.4 मिलियन के वित्त पोषण की जो मंजूरी इसको मिली हुई है। तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में बात की जाए तो इसका एक तो मुख्यालय वॉशिंगटन में है। इसकी उत्पत्ति रियो पृथ्वी सम्मेलन के अवसर पर 1992 में की गई थी, और ये जो दुनिया के चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए 18 एजेंसियों की एक साझेदारी है। इसके अंतर्गत GEF परिषद इसका मुख्य शासी निकाय होता है, और इसमें 5 कन्वेंशन अभिषयों के लिए वित्त पोषण के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर इसका जो ट्रस्टी है वह विश्व बैंक है। इसके सदस्य देश में भारत सहित कुल 186 देश है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि अलग अलग परियोजनाओं को वित्त पोषण करने के लिए यह राशि GEF ट्रस्ट फंड और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड और ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड से जुटाई गई है, और ये सभी फंड GEF फंड द्वारा प्रतिबंधित किए जाते हैं। तो ये जो राशि जुटाई गई है 3 तरीके के फंड है उससे जुटाई गई है, और लेकिन ये जो फंड है सभी GEF फंड के अंतर्गत आते हैं। यहाँ जुटाई गई राशि जो है वह ग्रेट ग्रीन वॉल और सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटिव प्रोग्राम जैसी परियोजनाओं में निवेश किया गया। ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है? तो यह जो पहल है वह अफ्रीका के एक साहिल क्षेत्र में लैंडस्केप और इकोसिस्टम को बहाल करने के लिए किया गया था। सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटिव प्रोग्राम, यह जो प्रोग्राम है 20 देशों का एक कार्यक्रम होता है जिसका उद्देश्य शहरी प्रणाली में पर्यावरण अनुकूल बदलाव को बढ़ावा देना होता है। तो इस तरीके से अब आता है कि इसमें भारतीय परियोजनाओं के लिए कुछ वित्त पोषण प्राप्त होगा, जिसके अंतर्गत 2 परियोजनाएं। पहली तो आती है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता प्रोटोकॉल, जिसमें लक्ष्यों से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरी करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना और इनके संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना है। दूसरा आता है कोहिबिटेट, जिससे आशय होता है आर्द्रभूमि वन घास के मैदान का संरक्षण संधारणीय प्रबंधन करना, जिसका उद्देश्य मध्य एशियाई फ्लाईबे से उड़ने वाले प्रवासी पक्षियों को भारत में आश्रय तथा सुरक्षा प्रदान करना होता है। इसका कार्यान्वयन जो है वह संयुक्त राष्ट्र विकास क्रम करता है, और यह भारत का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस परियोजना में एक कार्यकारी एजेंसी के तौर पर कार्य करता है। अब आता है GEF द्वारा वित्त पोषित कन्वेंशन के बारे में। जैसे कि आपका GEF द्वारा कौन कौन सा वित्त पोषित कन्वेंशन है,
क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीएफ और आपका यूपीएससी में 1-2 बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जैव विविधता के आपका जैव विविधता कन्वेंशन होता है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, स्थानीय कार्बनिक प्रदूषकों का स्टॉकहोम कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण की रोकथाम पर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क और पारा या मरकरी का मिनीमाता कन्वेंशन इसके अंतर्गत आता है। अब आता है यूएनसीसीडी के 30 वर्ष पूरे हुए इसके संदर्भ में कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन को अपनाने के आपके 30 वर्ष पूरे हो गए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम जो कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में 1992 में अपनाए गए 3 अभिशमयों में से एक था, जिसमें 2 अभिशमय आते हैं। इसमें आपका एक आता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिशमय और दूसरा आता है आपका संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अधिनियम अभिशमय या सीबीडी। यहाँ पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन है, जिसकी को 17 जून 1994 में अपनाया गया था और 1996 में ये लागू हुआ। यह मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों के निपटने के लिए यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसमें 197 पक्षकार देश है और इसमें 196 देश और एक यूरोपीय संघ आता है। यूएनसीसीडी के उद्देश्यों को देखा जाए तो इसमें भूमि का संरक्षण करना और क्षरण वाली भूमि को बहाल करके उसे उपयोगी बनाना, सुरक्षित करना, न्याय संगत तथा अधिक संधारणीय भविष्य सुनिश्चित करना होता है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए जमीनी कार्यवाही पर जोर देता है। अब आता है कि यूएनसीसीडी के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो इसके द्वारा ग्लोबल लैंड आउटलुक एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यूएनसीसीडी की प्रमुख पहलों के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें 2015 में इसने भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत पर्यावरण पक्षकारों को भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने के लिए एक स्वैच्छिक लक्ष्य तय करने हेतु आमंत्रित किया गया और भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को फिर से बहाल करने के लिए एक प्रतिबद्धता जताई हुई है। और देखा जाए तो 2017 में एक रणनीतिक फ्रेमवर्क के तहत 2018 से 30 तक का एक लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण सूखे से जुड़ी चिंताओं को अपनी राष्ट्रीय नीतियों से शामिल करने का आग्रह किया गया। इसके अन्य पहलों में आता है जैसे कि ग्रेट ग्रीन वॉल 2007, चांग वॉल पहल 2011, इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस अलायंस 2022, G20 वैश्विक पहल 2020 इसके अंतर्गत एक पहले आते हैं। अब आता है कि देखा जाए कि भूमि क्षरण से और मरुस्थलीकरण से जुड़ी चिंताओं के बारे में, तो इसका आशय जो होता है कि वर्तमान और भविष्य में मृदा की उत्पादकता क्षमता में गिरावट होने से है। यह विश्व के 40% भू क्षेत्र भू क्षरण का सामना कर रहे हैं, जिसमें वजह से हर साल 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि अपनी उर्वरकता खो रही है। भारत में 32% भू क्षेत्र भूमि क्षरण का सामना कर रहे हैं और 25% भूमि मरुस्थल में तब्दील हो रही है। अब आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में देखा जाए तो यह ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने में कारगर सिद्ध हुआ है। अध्ययन के मुख्य बिंदुओं को देखा जाए तो इसमें आता है कि यह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में ज्ञात ओजोन क्षयकारी पदार्थों की वायुमंडलीय सांद्रता में पहली बार महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है और इसने 2021 में पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रभाव कम होने लगा है। साथ ही क्षोभमंडल में ओजोन क्षयकारी पदार्थों में से क्लोरीन की वैश्विक औसत मात्रा कम होने लगी है, जिसका लक्ष्य जो है 2026 में 5 वर्ष पहले प्राप्त कर लिया गया है। अब आता है कि इसमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन कौन से यौगिक आते हैं। आपका कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त यौगिक इसमें होते हैं। और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 22 में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक एससीएफसी है, जिसका उल्लेख एरिया गिरावट इसमें दर्ज की गई है और इसमें ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से हजारों गुना अधिक रही है। और इसमें एक जो एससीएफसी है जो एक एयर कंडीशनर, कोल्ड स्टोरेज, रिटेल फूड रेफ्रिजरेशन आदि में रिफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। और दूसरे रूप में देखा जाए या दूसरे नंबर पर देखा जाए तो यहाँ पर आता है एससीएफसी अर्थात एससीएफसी 141बी, जो कि मामूली रूप से इसमें गिरावट हुई है, जो कि कठोर पॉलीयूथिलीन फोम के उत्पादन में ब्लोइंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो इसके अंतर्गत आता है। देखा जाए तो इसमें ओजोन क्षयकारी पदार्थ संशोधन नियम 2019 के तहत 1 जनवरी 2020 से इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें ये नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी किए गए हैं और यह ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुकूल होता है। अब आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, जिसके अंतर्गत ये प्रतिबद्धता दी गई है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसे 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे, जो ओजोन क्षयकारी पदार्थों को उत्पादन और उपभोग को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि है। वेना कन्वेंशन के तहत इसे लागू किया गया और 1985 में अपनाया गया। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंतर्गत देखा जाए तो इसके उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से
कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 2016 में किगाली संशोधन किया गया और किगाली संशोधन में 2019 में इसे लागू किया गया। और हाइड्रोक्लोरोकार्बन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एससीएफसी जैसे गैर ओडीएस विकल्प होते हैं, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग 600 CO2 से 1000 गुना अधिक होता है। ओजोन और ओजोन क्षयकारी पदार्थों के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं वह ओजोन क्षयकारी पदार्थ मानव निर्मित रसायन होते हैं, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोकार्बन जैसी क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं। ये पदार्थ समताप मंडल तक पहुंच सकते हैं और यहाँ पर उत्प्रेरक अभिक्रियाओं को शुरू कर सकते हैं, और जो आगे चलकर ओजोन परत के लिए एक क्षयकारी के रूप में कार्य करते हैं। अब आता है अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में। अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में बात की जाए तो यह 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेंसी मीटिंग और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक कोच्चि में संपन्न हुई। इसमें उपयुक्त दोनों बैठकों की मेजबानी भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र ने की हुई है। तो अब आता है कि इस ट्रीटी के अंतर्गत कुछ समझौते के बारे में देख लेते हैं। इस समझौते के बारे में देखा जाए तो इस ट्रीटी में अंतरराष्ट्रीय अंटार्कटिका संधि 1991 के पर्यावरण संरक्षण का प्रोटोकॉल रहा है, जो कि शांति और विज्ञान में समर्पित प्राकृतिक रीजन के रूप में नामित करता है। अंटार्कटिका सील के संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुआ है, जो कि अंटार्कटिक सील नामक जीव के संरक्षण, वैज्ञानिक अध्ययन और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधन के संरक्षण में कन्वेंशन 1980 में क्रिल, किल मशीन और अन्य समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण में तर्कसंगत उपयोग को प्रावधान करती है। अब आता है कि अंटार्कटिक संधि के बारे में। अंटार्कटिक संधि की उत्पत्ति जो देखी जाए तो 1959 में वाशिंगटन में 12 देशों के हस्ताक्षर किए, जिसमें यह संधि 1961 में लागू हुई। इसमें 57 सदस्य देश हैं, जिसमें 29 परामर्शदाता पक्षकार है और इसके निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, और वहीं 28 गैर परामर्शदाता पक्षकार हैं जो कि इसके निर्णय प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। और भारत ने 1983 में इस संधि को परामर्शदाता पक्षकार भी लागू किया है। और यह संधि कहाँ पर लागू होगी तो देखा जाए तो यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिणी क्षेत्रों पर यह संधि लागू होगी। इस संधि के मुख्य प्रावधानों पर नजर डाली जाए तो यह संधि जो है वह अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, और यह संधि अंटार्कटिका में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को सुगम बनाएगी। और यह संधि अंटार्कटिका के परमाणु विस्फोटक, रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान और सैन्य तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है। अंटार्कटिका के लिए शुरू की गई भारत द्वारा पहले, जैसे कि पहली आती है कि भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री है, और भारत वर्तमान में 2 अनुसंधान केंद्रों को संचालित कर रहा है, जिसमें मैत्री 1989, भारती 2022। 46वीं अंटार्कटिका टीटी कंसल्टेशन मीटिंग में भारत में मैत्री सेकंड नाम से अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है, और 2022 में भारत में अंटार्कटिक अधिनियम बनाया है, और इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अब आता है नेक्स्ट सामूहिक बुद्धिमत्ता पहल के बारे में, कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जलवायु कार्यवाही के लिए अप्रयुक्त सामूहिक बुद्धिमत्ता रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट जो है जलवायु अनुकूलन, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सामूहिक बुद्धिमत्ता यानी कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस पहलों की क्षमता पर पता लगाती है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस के बारे में बात की जाए तो यह सामूहिक प्रयासों की क्षमता को बढ़ावा देता है। यह सूचना, विचारों, विषय, आंतरिक जानकारी जुटाने के लिए अक्सर प्रौद्योगिकी की मदद के साथ कार्य करता है। जलवायु परिवर्तन, गरीबी आदि से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्राउड सोर्सिंग और रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस जो देखा जाए वह तब होती है जब सामूहिक क्षमता का निर्माण होता है और उसमें प्रयास में शामिल लोगों को व्यक्तिगत योगदान में योग में अधिक होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाइयों में कलेक्टिव इंटेलिजेंस की क्षमता के बारे में। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह निम्नलिखित अंतरालों या कमियों को दूर कर सकती है, जैसे कि डेटा गैप होना, जो कि एक रियल टाइम में स्थानीय डेटा प्राप्त करने के लिए नागरिकों को एक साथ लाने और किसी विषय पर नई जानकारी सामने लाने के लिए डेटा सेट एकत्रित करने की मदद करता है। डूइंग गैप होता है, जो कि किसी विषय के बारे में ज्ञान और उसके लिए कार्यवाही के अंतराल को डूइंग गैप कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत ये स्थिति देखने को मिलती है। अब आता है कि डाइवर्सिटी गैप के बारे में भी, जो कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस की मदद के लिए जलवायु परिवर्तन कार्यवाही प्रक्रियाओं और डेटा संग्रह में देश और समुदायों सहित विविध क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया जा सकता है तथा उनके ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस की मदद से निम्नलिखित में कुछ कमी आई है, जैसे कि भौगोलिक दूरी का होना, डिस्टेंस गैप का, निर्णय लेने में मतभेद होना, जैसे कि डिसीजन मेकिंग में गैप का इसमें देखने को मिला हुआ है। भारत में कलेक्टिव इंटेलिजेंस को उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें आता है पहले नंबर पर एग्रोली है, जो कि किसानों को रियल टाइम आधार पर मौसम पर निगरानी रखने और फसल की जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है और इससे किसानों को फसल चुनाव में मदद मिलती है। भारत में जल जनित संक्रामक रोग होते हैं, जैसे कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस से जल जनित रोगों का निगरानी रखने में मदद मिलेगी।
जियो एआई जो कि ओपन डेटा प्लेटफॉर्म है, जिसमें भारत में संपूर्ण डेटा ईंट भट्टा बेल्ट के साथ-साथ इस मैपिंग करने के लिए शुरू किया गया और इसका बिहार में पर्यावरण नीति के उल्लंघन को बेहतर तरीके से नजर रखने के लिए उपयोग है। डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो कि यूएनडीपी इंडिया द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म है, यह खाद्य सुरक्षा के लिए एक सर्वोत्तम क्षेत्रीय रणनीतियों की पहल का पहचान करती है। अब नेक्स्ट आता है यूनेस्को ने महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की है, उसकी रिपोर्ट के बारे में। यह रिपोर्ट जो है वह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक 2021 से 30 से संबंधित है। यह रिपोर्ट महासागर से संबंधित वैज्ञानिक गतिविधियों पर विश्लेषण करती है। साथ ही यह महासागर की वर्तमान और भविष्य की स्थिति का भी वर्णन करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें आता है महासागर का तापमान, जिसमें महासागरीय जल अब 20 साल पहले की तुलना में 2 गुना गर्म हो गया है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि देखी गई है, जिससे मुख्य तौर पर ग्रीनलैंड और पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों का तेजी से पिघलना। मानव महासागरीय जल का अम्लीकरण, जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव जनित गतिविधियों में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 25% अवशोषित होता है। प्रमुख सिफारिशों के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव को कम करने के लिए मदद करने के लिए एक समुद्री स्थानिक योजना बनाई गई। समुद्री नितल यानी कि सी फ्लोर के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें समुद्री नितल के 75% हिस्से की मैपिंग नहीं की जा सकती। द ओशन बी वांट फॉर द फ्यूचर बी वांट के संकल्प की ओर बढ़ने के लिए इसमें समुद्री नीति व योजनाओं को बनाने में देश के लोगों को बेहतर ढंग से शामिल किए जाने का प्रयास किया गया। वैश्विक महासागर के बारे में जागरूकता जो कि बढ़ाई जाने चाहिए और इस पहल के तहत लोगों में सार्वभौमिक रूप से महासागर के महत्वपूर्ण विकास की भूमिका को सराहना करने के लिए को उत्साह बना सकेंगे, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कार्बन प्राइसिंग के बारे में। कार्बन प्राइसिंग के संदर्भ में देखा जाए तो यह विश्व बैंक ने स्टेट्स एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत देखा जाए तो 2023 में पहली बार कार्बन प्राइसिंग राजस्व 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया और वर्तमान वैश्विक स्तर पर लगभग 75 तरीके से कार्बन प्राइसिंग तय की जाती है और ये लगभग 24% वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कवर करती है। भारत, ब्राजील, तुर्की में कार्बन प्राइसिंग लागू करने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति भी कर रहा है, तो ये आता है। अब जानते हैं कि कार्बन प्राइसिंग आखिर होता क्या है। यह एक तरीके से एक इकोनॉमिक टूल होता है, जिसमें कंपनियों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में होने वाले नुकसान की भरपाई और उनकी कंपनियों से की जाती है। कार्बन प्राइसिंग के मुख्य प्रकार में आता है, जैसे कि उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, जो कि एक ऐसी प्रणाली है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में करने वाली कंपनियां अपने उत्सर्जन में कटौती संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक एमिशन यूनिट्स खरीद सकती हैं, जैसे कैंप एंड ट्रेड सिस्टम, बेसलाइन एंड क्रेडिट सिस्टम। फिर कार्बन टैक्स जो आता है, तो इसके तहत आप प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या कार्बन कंटेंट की प्रति यूनिट की कीमत तय कर उसके टैक्स का लगाया जा सकता है। कार्बन प्राइसिंग के लाभ को देखा जाए तो यह उत्सर्जन करने वाले आर्थिक भुगतान का भार डालता है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करता है और वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए पेरिस समझौते के तहत निर्धारित 2 डिग्री या 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने का बनाए रखने का हासिल सहायक है। कार्बन प्राइसिंग के लिए उठाए गए कदम आता है, जैसे कि भारतीय स्तर पर आपका 2023 में भारत में कार्बन क्रेडिट योजना शुरुआत की गई है। ऊर्जा दक्षता, परफॉर्मेंस और अचीव एंड ट्रेड योजना लागू की गई है और इसमें प्रति टन 400 रुपए का उपकर लगाया जाता है। वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो इसमें कार्बन प्राइसिंग की शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में की गई, जिसमें बाजार आधारित 3 प्रणालियों को अपनाया गया, जिसमें इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन आता है। और इसमें दूसरा आता है आपका पेरिस समझौते के तहत, इसमें अनुच्छेद 6 है, जिसमें देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कमी करने के लिए कार्बन क्रेडिट बाजार में अनुमति दी गई है। अब आता है वाटर क्रेडिट। वाटर क्रेडिट के बारे में बात की जाए तो यह बोतल बंद पानी के एक ब्रांड बिस्लरी में कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर वाटर क्रेडिट शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। बिस्लरी ने वाटर क्रेडिट की संभावनाओं को अध्ययन करने के लिए एक टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडी के साथ समझौता किया है और अपने निष्कर्षों के आधार पर सरकार के साथ किया है साझा करेगा, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसके वाटर क्रेडिट के बारे में जान लेते हैं। ये वाटर क्रेडिट जो है एक तरीके से कार्बन क्रेडिट के समान ही बाजार आधारित तंत्र होता है, जिसके तहत जल संरक्षण और जल की गुणवत्ता में सुधार करने वालों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ऐसी परियोजनाओं को कार्बन क्रेडिट को दिया जाता है जिनसे कम कार्बन उत्सर्जन हुआ हो और यह उत्पन्न ही ना हुआ हो या उत्सर्जित कार्बन को हटा दिया गया हो, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि वाटर क्रेडिट के बारे में देखा जाए तो यह वाटर क्रेडिट के तहत व्यक्ति और इसकी संस्थानें जल बचत उपायों को अपनाकर वाटर क्रेडिट प्राप्त कर सकती है और उनका लेन देन कर सकती है और इन वाटर क्रेडिट को उन लोगों को बेचा जाता है
जो जल की खपत की भरपाई करने और अपनी जल संप्रबंधन व्यवस्थाओं को सुधार करने के इच्छुक होते हैं। वाटर क्रेडिट के इंपोर्टेंस को देखा जाए तो इसने जल संकट की स्थिति का समाधान किया जाता है। साथ ही स्वच्छ जल स्वच्छता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करने में मदद मिली है। और इस रिपोर्ट में भारत ने 2025 में 15 प्रमुख नदी घाटियों में से 11 जल की कमी हो जाएगी। यह कृषि से जुड़े कार्यों में जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करेगा। साथ ही भारत में भूजल का सर्वाधिक उपयोगी कृषि कार्यों में भी किया गया। वाटर क्रेडिट प्रणाली में लागू करने की चुनौतियों के बारे में देखा जाए तो इसमें आता है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों, जल बचत के उपायों में अंतर है और जल बचत के लिए स्थानीय स्तर पर कदम उठाने होंगे। साथ ही वर्षा और वाटर साइट स्तर में जल की खपत जैसे पहलुओं का भी ध्यान रखना होता है। वाटर क्रेडिट के संभावित तरीके के बारे में देखा जाए तो यह मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने और सफलतापूर्वक प्रबंधन के लिए एक विमानकीय संस्था गठित की गई है। मल्टीप्लेयर अप्रोच अपनाई जानी चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए उद्योग जगत जल की आपूर्ति बड़ी नगर पालिकाओं में वाटर क्रेडिट खरीद सकता है। जल के व्यापार में रोड मैप बनाने हैं तो विश्व के सर्वोत्तम उदाहरण है, जैसे कि उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के मर्ले डार्लिंग बेसिन के बाजारों में जल का व्यापार होता है और इस व्यापार से किसानों को जल की अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग करने में मदद मिलती है। अब आता है नासा का फ्री फायर मिशन के बारे में कि नासा ने पृथ्वी के ध्रुवों में होने वाले ऊष्मा विकिरण के मापन हेतु स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है। नासा के फ्री फायर या पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द वॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 क्लाइमेट सैटेलाइट में से एक को लॉन्च किया है। फ्री फायर मिशन को शू बॉक्स आकार के 2 क्यूब सैटेलाइट या क्यूब सेट शामिल होते हैं और इस मिशन के तहत यह तथ्य का पता लगा है कि आर्कटिक तथा अंटार्कटिका क्षेत्र में अंतरिक्ष में कितनी ऊष्मा विकिरित करते हैं और यह ऊष्मा वितरण पृथ्वी की जलवायु किस तरीके से प्रभावित करती है। तो इसमें पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में दिखाया गया है, जो कि लघु तरंग का सूर्य विकिरण और दीर्घ तरंग के सूर्य विकिरण के पृथ्वी के विकिरण के संदर्भ में इसमें दिखाया गया। पृथ्वी के ऊष्मा बजट के बारे में बात की जाए तो यह सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊष्मा की मात्रा और पृथ्वी से अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा के बीच एक संतुलन को व्यक्त करता है। यह जो संतुलन है जिसके अंतर्गत कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ओजोन परत की मोटाई में कमी, ग्लेशियरों का पिघलना आदि इसके अंतर्गत शामिल होता है। अब आता है कि ऊष्मा बजट के असंतुलन के प्रभाव के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि ऊष्मा पृथ्वी के घटकों जैसे वायुमंडल, भूमि आदि से संचित होकर वैश्विक तापन को बढ़ावा दे रही है। बर्फ के पिघलने से पृथ्वी पर मौजूद सफेद सतह क्षेत्र हिमावरण में कमी आई है। कम सौर ऊर्जा और परिवर्तित यानी कि एल्बिडो में कमी आई है। महासागर अत्यधिक ऊष्मा अवशोषित करते, इससे अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन और भारतीय परिसंचार प्रभावित होते हैं। अब आते हैं सतत विकास रिपोर्ट 2024 के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान रिपोर्ट नेटवर्क 2024 जारी किया गया। इस नेटवर्क के अंतर्गत देखा जाए तो 2016 से इस रिपोर्ट को जारी किया जा रहा है, जिसमें 193 सदस्य देश रहते हैं और इसे प्रतिवर्ष इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट को 2022-12 में स्थापित किया गया है STSN को, यानी कि सतत विकास समाधान नेटवर्क को। यह संयुक्त राष्ट्र इसके महासचिव के अधीन कार्य करता है। यह SDG और पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन तरीकों को एकीकृत करता है। यह शिक्षा, अनुसंधान, नीति विश्लेषण और वैश्विक सहयोग के माध्यम से इस कार्य को संपन्न करता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसके अंतर्गत आता है कि इसमें 16% SDG लक्ष्य ऐसे हैं जो वैश्विक स्तर पर 2030 तक प्राप्त किए जाने की संभावना पूरी करते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। और इसमें अलग-अलग देशों में SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग देश हैं और इसमें प्रगति का स्तर भी अलग-अलग है और नॉर्डिक देश इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे आगे है, जिसमें ब्रिक्स देशों ने महत्वपूर्ण प्रगति की हुई है, जिसमें फिनलैंड शीर्ष स्तर पर है और उसके बाद स्वीडन और डेनमार्क का स्थान आता है। और इसमें भारत का स्थान देखा जाए तो यह 166 देशों में 109वें स्थान पर है और भारत निर्धनता उन्मूलन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संबंधी SDG लक्ष्यों की दिशा में बेहतर प्रगति कर रहा है। हालांकि संधारणीय शहर और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई संबंधी लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कमजोर होती दिख रही है। अब आता है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क द्वारा शुरू की गई सिफारिशों के बारे में। तो इसमें आता है कि सतत विकास एजेंडा 2050 तक वैश्विक सहयोग का केंद्र बना रहना चाहिए, साथ ही उचित रूप से वित्त पोषण किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद की व्यवस्थित निगरानी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को मजबूत करना, तकनीकी जोखिमों से संबंधित बहुपक्षीय गवर्नेंस को बढ़ावा देना, संयुक्त राष्ट्र संसदीय सभा की स्थापित करनी चाहिए, साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना चाहिए और वीटो को खत्म करने के लिए प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। अब आता है यूनेस्को ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप के बारे में कि यूनेस्को ने ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप के तहत 2 नए टूल्स जारी किए। इन टूल्स के अंतर्गत आता है कि न्यू ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस और न्यू ग्रीन स्कूल इक्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में। तो ये 2 करिकुलम पास किए गए हैं। इसके अंतर्गत आता है
इसमें आता है कि यह एक तरीके से जीसीजी एक व्यवहारिक मैनुअल होता है जिसमें एक सामान्य समझ प्रदान करता है, जिसमें पहली बार जलवायु शिक्षा में क्या शामिल होना चाहिए, साथ ही कैसे व्यापक अपेक्षित लर्निंग आउटकम के साथ परिणामी पर्यावरणीय विषयों को मुख्य धारा में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। न्यू जीएसक्यूएस एक कार्यवाही उन्मुख अप्रोच को बढ़ावा देकर ग्रीन स्कूल के बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप के बारे में देखा जाए तो यह 80 सदस्य देशों का एक वैश्विक पहल है, जिसमें शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका का उपयोग के लिए जलवायु संकट से निपटने के लिए देशों का समर्थन करती है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण प्राप्त करें और उनके अनुसार कार्यवाही करें। तो इसके अंतर्गत आता है शिक्षा और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें यूनेस्को ने एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला हुआ है कि इसमें 100 देशों के आधे देशों में पाठ्यक्रमों में जलवायु परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिसमें 70% युवा जलवायु से संबंधित अवरोधों या बदलावों को परिभाषित नहीं करते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि ग्रीन एजुकेशन के प्रोत्साहन के संदर्भ है कि यह जो है वह जलवायु साक्षरता को मुख्य धारा के विषयों में शामिल करती है। यह जल और संसाधन संरक्षण के लिए पर्यावरणीय जागरूकता को पाठ्यक्रम में शामिल करती है। लर्निंग के पारंपरिक तरीकों और सतत पद्धतियों को शामिल भी करती है। नेक्स्ट आता है यूरोपीय संघ की प्रगति पुनर्स्थापन योजना के बारे में कि यूरोपीय संघ ने अपनी तरह की पहली प्रगति पुनर्स्थापन योजना को मंजूरी दी। यह पूरे यूरोप महाद्वीप पर होने वाला एक व्यापक कानून है और इसके अंतर्गत यूरोपीय संघ एक ग्रीन डील का हिस्सा बन गया और ग्रीन डील जो है वह यूरोपीय संघ का लक्ष्य है जिसे 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनाना होता है। अब आता है प्रगति पुनर्स्थापन योजना के बारे में। प्रगति पुनर्स्थापन योजना जो है एक तरीके से इस योजना को आपका इस योजना में अपनी तरह की पुनर्स्थापन योजना है। इस योजना में यूरोपीय महाद्वीप लागू करने वाला एक व्यापक कानून है। इसमें एक यूरोपीय ग्रीन डील होती है। इसके अंतर्गत आपका जैसे उद्देश्य जो दिया गया है, उद्देश्य में आता है कि यह भूमि और समुद्री क्षेत्रों में प्रगति की दीर्घकालिक रिकवरी के लिए पुनर्स्थापन संबंधी बाध्यकारी लक्ष्यों को पूरा करता है और इसका लक्ष्य 2030 तक यूरोपीय संघ में कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को रिकवर करना है। साथ ही अंततः पुनर्स्थापन की आवश्यकता वाले सभी पारिस्थितिक तंत्र को 2050 तक रिकवर करना है, जिसके फोकस क्षेत्र में आता है आपका आर्द्रभूमि, वन और घास के मैदान आदि से संबंधित मौजूदा कानून इसके अंतर्गत आते हैं, जिसका कार्यान्वयन यूरोपीय संघ के देशों राष्ट्रीय पुनर्स्थापन योजनाओं के माध्यम से लागू किया जाता है। वैश्विक मृदा भागीदारी जो है वह 12वें पूर्ण सत्र ने 2030 तक दुनिया के कम से कम 50% मृदा के स्वास्थ्य को सुधारने को बनाए रखने के लिए तत्काल कार्यवाही पर सिफारिश की हुई है। तो इसके अंतर्गत आता है और वैश्विक भागीदारी जो समुदाय है जिसे इसे खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका जो गठन है 2012 में एक खाद्य एवं कृषि संगठन के एक तंत्र के रूप में इसका गठन किया गया था। अब आता है कि भारत की मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके बारे में कि 17 जून 2024 को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया और इस वर्ष भारत की मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत के 50 वर्ष पूरे हुए। यह परियोजना जो है वो उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में 1975 में शुरू की गई और यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से आरंभ की गई है। मगरमच्छ के बारे में देखा जाए तो मगरमच्छ कशेरुकी सरीसृप वर्ग का एक बड़ी जीवित प्रजाति होती है। यह मगरमच्छ प्रजाति पिछले 200 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में है। इनके पर्यावास को देखा जाए तो ये खारी पानी की एक प्रजाति को छोड़कर लगभग सभी मगरमच्छ प्रजातियां मुख्य रूप से मीठे पानी के दलदलों, झीलों और नदियों में रहती है और इनके व्यवहार में सरीसृप अधिकतर रात्रिचर होते हैं और इनके मगरमच्छ कोई किलोथर्मिक जीव होते हैं और ये जीव होते हैं जो कि शरीर के तापमान को केवल एक ही सीमा तक नियंत्रित करते हैं। तो इस तरीके का दिया गया। इसमें 3 मुख्य प्रजातियां दी गई, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो आपकी पहली प्रजाति आती है आपकी एस्चुराइन या खारे पानी के मगरमच्छ जिसे क्रोकोडाइलस पोरोसस कहा जाता है, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा सरीसृप जीव है। इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है और परिशिष्ट की सूची 1 में सूचीबद्ध है और यह केवल 3 स्थान है जो आपका भीतरकनिका, सुंदरबन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। फिर आता है आपका मगर या दलदली मगरमच्छ जो कि एक फूटन चौड़ी होती है जहां पर मादा मगर नेस्टिंग के लिए गड्ढे खोदती है और उसमें अंडे देती है। आईयूसीएन रेड लिस्ट श्रेणी में वल्नरेबल श्रेणी में आता है। वन्यजीव संरक्षण के अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है या साइट्स के परिशिष्ट 1 में भी सूचीबद्ध है। तो इसके अंतर्गत है जो कि 15 राज्यों में भारत के 15 राज्यों में मिलता है, यानी कि अधिकतर देखा जाए तो यह गंगा के प्रवाह में आने वाले राज्यों में यह मिलता है।
अपवाय क्षेत्र में मिलता है, गंगा के अपवाय क्षेत्र में मिलता है, तो 15 राज्यों का इसमें रेशियो दिखाया गया है। अब आता है घड़ियाल। घड़ियाल जो है वह ग्रेवियासिस या गैंगेटिक्स कहा जाता है। इसका घड़ियाल नाम इसके लंबे संकीर्ण थूथन के शरीर की एक बल्बनुमा घुंडी के कारण दिया गया है। इसका मुख्य आहार मछलियां है। यह आयुषीन की रेड लिस्ट में है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आती है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है और परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। यहाँ मीठे पानी की नदियों में पाया जाता है, जैसे कि चंबल, गिरबान, घाघरा और सोने, गंडक नदियों में यह पाया जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, देखा जाए तो आपका सूक्ष्म शैवाल के बारे में। यहाँ पर ये आपका भीतरकनिका का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखा गया है, जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है और यहाँ पर सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है और जहाँ पर रामसर आदि में भी स्थल भी पाया जाता है। अब आता है सूक्ष्म शैवाल के बारे में। CSIR और IICT ने वैज्ञानिकों ने प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में सूक्ष्म शैवाल का क्षमताओं का पता लगाया, जिसे माइक्रो एल्गी कहा जाता है। सूक्ष्म शैवाल जो है एक तरीके से एकल कोशिका वाले प्रकाश संश्लेषक जीवों का एक विविध समूह होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों ही होते हैं। ये सौपोषी सूक्ष्म जीवों के समूह होते हैं जो समुद्री, ताजे पानी और मृदा जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं और इनका महत्व एक पोषक तत्व और जैविक रूप से सक्रिय पदार्थों जैसे प्रोटीन, विटामिन आदि से भरपूर होता है और इनके कार्बन चक्र में ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब आता है आइबेरियन लिंक्स या वनबिलाव के बारे में। आईयूसीएन के अनुसार आइबेरियन लिंक्स या संरक्षण की स्थिति में सुधार हुआ है। यह प्रजाति इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल हुई है। हालांकि यह संरक्षण की स्थिति सुधार के चलते अब इसे वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। एम्बेरियन लिक्स के बारे में, जो कि एक जंगली बिल्ली की एक प्रजाति होती है। इसका पर्यावास क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में आइबेरियन प्रायद्वीप क्षेत्र की मूल प्रजाति और यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र पुर्तगाल और स्पेन में आती है और इसका आकार प्रकार देखा जाए तो इनका वजन यूरेशियन बिल्ली प्रजातियों के लगभग आधा होता है। लंबे पैर, काले सिर, छोटी पूंछ, गुच्छेदार कान और अपेक्षाकृत छोटी विशेष सिर वाली प्रजाति ये होती है। नेक्स्ट आता है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि एक तरीके से वनाग्नि का शीघ्र पता लगाने के लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली शुरू की गई है। और इस स्थिति को देखा जाए, मतलब कि पेंच टाइगर रिजर्व की अवस्थिति को देखा जाए तो यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी है, जो कि दक्षिणी भागों में स्थित है। साथ ही इसका विस्तार महाराष्ट्र में नागपुर जिले तक होता है और यहाँ इसी प्रकार का एक अलग टाइगर रिजर्व भी पाया जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट भुवन पंचायत या NDEM 5.0 के बारे में कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने भुवन पंचायत 4.0 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डेटाबेस नामक जियो पोर्टल लॉन्च किए। इन दोनों जियो पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर भू स्थानिक डेटा और बेस इसरो ने बनाया हुआ है। भुवन पंचायत 4.0 जो कि एक ऑनलाइन भू स्थानिक डेटा और सेवा प्रसार प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर स्थानीय योजना बनाने के लिए गवर्नेंस अनुसंधान पहलों को अंतरिक्ष के सैटेलाइट के डेटा का उपयोग करना होता है। NDEM 5.0 के बारे में, जो कि एक आपदाओं या आपातकालीन स्थितियों के दौरान वास्तविक स्थितियों का आकलन करने और उनसे निपटने के लिए एक प्रभावी निर्णय लेने हेतु पूरे देश में एक व्यापक भू स्थानिक डेटाबेस प्रदान करती है। अब आता है हीट डोम। हीट डोम जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के कई शहरों में हीट डोम नामक मौसमी परिघटना के कारण हीट वेव चल रही है। हीट डोम के बारे में देखा जाए तो यह एक तरीके से मौसमी परिघटना है, जो कि वायुमंडल में उच्च दाब का एक क्षेत्र डोम या गुंबद का रूप ले लेता है और यह उच्च दाब क्षेत्र जब ऊपर उठती है या गर्म हवा को ऊपर की ओर बाहर निकलने से रोककर जमीन के ऊपर धकेलती है तो इसमें जमीन पर तापमान बढ़ता है और यह आमतौर पर पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। लेकिन हीट डोम में वायुमंडल में दूर तक फैलने के कारण ये मौसम प्रणालियां लगभग स्थिर होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ये एनवायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक था वो फिनिश होता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत वो आपका टॉपिक आता है, वो आता है सामाजिक मुद्दे यानी कि सोशल इश्यू। इससे रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाएगा। इसके PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।